स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं फिर आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आया हूं और जो कि आज हम कवर करने वाले हैं पावर शेयरिंग। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पावर का मतलब ताकत, पावर शेयरिंग किस तरह से हमारे सिस्टम में काम करता है, कंट्रीज़ में काम करता है, पावर शेयरिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और हम इसमें कुछ ऐसे केसेस लेंगे कुछ कंट्रीज़ के जहाँ पे सही से पावर शेयरिंग ना होने की वजह से कई दिक्कतें भी आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर पावर शेयरिंग। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक कंट्री का जिक्र आएगा और वो है बेल्जियम। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैप देख पा रहे हैं, तो अगर आपको इस मैप को मैं एक्सप्लेन करूं तो हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए पावर शेयरिंग एक कंट्री में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है और ये मैं आपको बता दूं इतना छोटा है कि हरियाणा के स्टेट से भी छोटा पड़ता है और उसकी पॉपुलेशन हरियाणा स्टेट से कम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये इतना छोटा स्टेट है और उस स्टेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं। डिफरेंट एथनिसिटी का मतलब अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, ठीक है। उसके बाद स्पीक्स डच लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब 59% पीपल हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर 40% लोग हैं जो कि वलोनियन रीजन में रहते हैं, ठीक है, इस तरफ, और वो लोग स्पीक जो है फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। उसके बाद देखिए मात्र 1% लोग हैं जो कि जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से, और प्लस यहाँ जो आपका बेल्जियम का जो कैपिटल है जो कि ब्रुसेल्स है, ठीक है। ब्रुसेल्स में देखिए बहुत ही एकदम अनोखा यहाँ पे जो है परसेंटेज है, वो क्या है कि ब्रुसेल्स में 80% पीपल ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और 20% पीपल ऐसे हैं जो कि जो है कि डच बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक है, मतलब अलग अलग भाषाओं के बोलने के लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है देखिए यहाँ पे कि अब फ्रेंच की कम्युनिटी के साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, बेल्जियम में, कि जो माइनॉरिटी थे वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है, पर वो लोगों की संख्या बहुत कम थी, परंतु वो रिच और पावरफुल लोग थे, ठीक है, जो लोग फ्रेंच बोल रहे थे। उसके बाद इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग वो कम्युनिटी। मीन्स क्या हुआ कि जो फ्रेंच पीपल थे वो रिच और पावरफुल तो थे, पर उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी इनकी संख्या ज़्यादा थी, ये लोग ज़्यादा थे वहाँ पे संख्या में बोलने वाले भी। तो ये लोग क्या करते थे, रिसेंटेड मीन्स मतलब उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते थे जो जिनकी संख्या कम थी, जो कि माइनॉरिटी में थे वहाँ पे, मतलब फ्रेंच पीपल लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से दिस लीड्स टू टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज ड्यूरिंग दी 1950s एंड 1960s, जिसकी वजह से दो कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया, मतलब लड़ाई झगड़े जैसा माहौल क्रिएट होने लगा, ठीक है भाई। वही होता है, अगर एक तरफ लोग ज्यादा है एक तरफ लोग कम है तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा वाले लोग हैं वो कम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो सेम चीज वो भी यहाँ पे हो रहा था। फिर क्या हुआ, बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज दिस एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर क्या हुआ, वहाँ के लीडर्स ने इस पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया और इस चीज़ को समझा कि अगर इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच के डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं किया, जो कि एथनिसिटी बेस पे है, एक लैंग्वेज बेस पे है, अगर हमने इसको ख़त्म नहीं किया तो ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले सकता है और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया, मतलब कि उसमें बदलाव किया, और बदलाव करने के साथ साथ उन्होंने ये साफ किया कि वहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल हैं, जो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, और जो जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, सबको इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोग दे पाएँ, ठीक है। 4 टाइम्स जो है वहाँ पे अमेंडमेंट किया गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, तब जाकर के वहाँ पे एक जो है कम्युनल हार्मनी होने से वो जो है कम्युनल हार्मनी जो है स्थापित किया जा चुका, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे बहुत बड़ा जो एक सिविल वॉर का रूप ले सकता था। उसके बाद देखिए इसी को हम लोग बेल्जियन मॉडल के नाम से
जो है पढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे कि क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द इक्वल मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं आपको जो वहाँ की बेल्जियन गवर्नमेंट ने लिए थे स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मोर पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता था, मतलब कि 2 लेवल या 2 से लेवल की जहाँ पे गवर्नमेंट होती है जिस कंट्री में, उसको हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि सेंटर और स्टेट 2 गवर्नमेंट में बंटवारा कर दिया और दोनों को अपने अपने इक्वल राइट्स दे दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट विद द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, मतलब डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, इन सब कम्युनिटीज से इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसमें प्रावधान किए गए। फिर क्या हुआ, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहां पे फॉर्म करी गई। गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने से ये हुआ कि लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग अपने वहाँ पे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते थे, मतलब जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कि बेल्जियम जैसे देश में जहाँ पे सिविल वॉर जैसे चांसेस बन रहे थे, वहाँ के लीडर्स ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके लोगों को इक्वल राइट्स दे करके ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना बने और सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंट्री के तरफ और यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे श्रीलंका कंट्री के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस तो थे, एथनिक डिफरेंसेस यहाँ पे थे और कैसे थे वो हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे साउदर्न ईस्ट की क्या कहते हैं साउथ की तरफ हमारे पड़ता है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु से फ्यू किलोमीटर्स दूरी पे है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। अच्छा, यहाँ की अगर मैं एथनिक कंपोजिशन की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स जो थे, मतलब जो सिन्हाला लैंग्वेज में बात करते थे, उनकी संख्या 74%, मतलब ये लोग मेजॉरिटी में थे, ठीक है। फिर उसके बाद तमिल स्पीकिंग पीपल जो थे वो 18% पीपल लोग थे जो है श्रीलंका में। अच्छा, एक चीज़ है, तमिल नेटिव्स और द श्रीलंकन तमिल्स 13% एंड इंडियन तमिल्स जो थे वो 5% थे, ठीक है, मतलब इंडियन तमिल्स भी। तो इंडियन तमिल्स श्रीलंका में कैसे पहुंचे, तो भाई ये जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे तो प्लांटेशन का काम करने के लिए एज अ वर्कर लोगों को वहाँ पे लेके जाया गया था, तो तब से ये लोग वहीं पे सेटल हो गए, तो वो संख्या यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। और कुछ श्रीलंकन भी थे जो कि तमिल भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अच्छा, अब ये जो मेजॉरिटी में है ये लोग बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल हिंदूज और मुस्लिम, और जो बाकी तमिल लोग बोल रहे हैं वो हिंदूज और मुस्लिम लोग हैं। उसके बाद क्या होता है, 7% क्रिश्चियंस होते हैं, वो आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास, ठीक है। तो 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस की भी पॉपुलेशन है। तो हम ये मतलब आपको ये बताना चाहते थे ओवरऑल कि देखिए इतना ज़्यादा एथनिक डिफरेंसेस होते श्रीलंका में, ठीक है। अब आगे चल के देखिए क्या होता है वहाँ पे कि अब ये कंसेप्ट आया यहाँ पे, ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब कि जैसे कि हमने देखा सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे, बाकी सब लोग माइनॉरिटी कहलाएंगे, मतलब जिनकी संख्या कम थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से देखिए क्या क्या वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। द श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, द डेमोक्रेटिकली, अच्छा डेमोक्रेसी है यहाँ पे भी और बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी थी, ठीक है। गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी, मतलब क्या हुआ, वहाँ पे सरकार चुनी गई, देश आज़ाद हो चुका था। फिर वहाँ पे भाई जैसा कि होना ही था कि सिन्हाला लोग मेजॉरिटी में थे, तो भैया उनकी सरकार, उनके लीडर ज़्यादा चुने जाने वाले थे, ये बात भी सही है। फिर क्या होता है, द एक्ट ऑफ 1956 रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी सिन्हाला लीडर्स ने, बेसिकली श्रीलंका के पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या क्या गलती करी कि जो लोग मेजॉरिटी में थे उन्होंने क्या किया भाई, अपना रूल और अपना एक तरीके से मनमानी करना शुरू कर दिया। जैसा कि उन्होंने क्या किया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका का।
तो इससे क्या होने वाला था कि जो अदर स्पीकिंग पीपल थे, जो तमिलियंस थे, ठीक है, वो लोग नाराज तो होने ही थे और उन्हीं के लीडर्स भी चुने गए थे, मतलब सिन्हाला कम्युनिटी के। तो एक तो नाराजगी उनके अंदर पहले से थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टेल स्टेट प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। उन्होंने ये भी कंपलसरी कर दिया कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो बुद्धिज्म रिलीजन को और बढ़ावा देगी, उसको बचाएगी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब फिर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदू जो थे उनके साथ क्या होगा, उनको मतलब इतने इक्वल राइट्स नहीं दिए गए। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी में थे उनको सारे सुख सुविधाएं, सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, दिस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब वही मैंने आपको बताया कि हल्के हल्के लोगों के अंदर ये जलन की भावना या गुस्से की भावना आने लग गई सिन्हाला पीपल्स के प्रति, जो कि मेजॉरिटी में थे। फिर क्या होता है, देखिए रिएक्शंस फ्रॉम तमिल्स। अब तमिल्स की तरफ से हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, वही जो हम और आप सोच सकते हैं भाई कि हमको अगर अधिकार नहीं मिलेंगे, हमारे साथ अच्छे से भी जो है बर्ताव नहीं किया जाएगा, हमको भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो हम लोग भी किसी ना किसी तरीके से फाइट बैक तो करेंगे ही। और वही श्रीलंका में भी हुआ, ठीक है। तमिल्स फेल्ट दैट द मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज बुद्धिस्ट। अच्छा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर कल्चर एंड, अच्छा, रिलीजन एंड कल्चर। अलग सिन्हाला के अलावा क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, ठीक है, इन सब लोगों ने ये देख लिया था साफ साफ कि हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, उतनी महत्व नहीं दिया जा रहा है। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। देखिए उनको गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज में सही से नहीं मिलती थी, उनके जो डिमांड्स होते थे वो उनको सही से सुने नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के सिन्हाला पीपल्स को ये बात पता थी कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं, सारे अधिकार हमारे पास हैं, सरकार हम अपने दम पे बना सकते हैं, तो इसलिए उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था जो है सोसाइटी से। एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, सिन्हाला पीपल और अदर कम्युनिटी के पीपल के बीच में एक तलवार खिंचती चली जा रही थी। फिर क्या होता है, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। वहाँ के लोगों ने फिर अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे तमिल भाषा को भी एक नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए, और जो कि पहले सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लोगों ने सिन्हाला को एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया था। फिर क्या हुआ, रिलीजन कल्चर, अच्छा, बट देयर डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाई, है ना, रैलीज निकाली, पर उनकी किसी भी बात को नहीं सुना गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था सिन्हाला पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। फिर क्या हुआ, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। मतलब क्या हुआ, फिर देखिए सिन्हाला कम्युनिटीज़ अलग हो गई, बाकी सारी कम्युनिटीज़ अलग हो गई। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा कि हमें एक अपना खुद का स्टेट चाहिए, मतलब वो अपना राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए भाषा के डिफरेंसेस पे एक कम्युनिटी ऐसे तैयार हो चुकी थी जो अपना स्टेट अलग से मांग रही थी अब, ठीक है। फिर क्या होता है, इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब ये रूप ले लेता है एक सिविल वॉर का। तो बच्चों सिविल वॉर क्या होता है, जब किसी भी कंट्री में उसी कंट्री के आपस के दो लोग किसी डिफरेंसेस को लेकर के झगड़ा कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही भयानक रूप ले लेता है, तो हम उस चीज़ को सिविल वॉर बोलते हैं। तो जैसा हमने देखा, सिन्हाला पीपल्स उनकी सुपरमेसी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, वो लोग आपके इनको तमिल स्पीकिंग पीपल को इतना राइट्स वगैरह नहीं दे रहे थे, उनके साथ भेदभाव हो रहा था, ये हमें दिख रहा था साफ साफ। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और फिर क्या हुआ, देखिए टू कम्युनिटीज स्टार्ट इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, उनके बीच में झगड़ा चालू हो गया, एंड दे सून टर्न इनटू द सिविल वॉर। सिविल वॉर में वो तब्दील हो गया। फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड, किल्ड, है ना, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी। कई लोगों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अब जब सिविल वॉर हो रहा है, इसका मतलब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त तो होनी ही थी, वही हुआ।
The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. मतलब social life, cultural life, economic life आपकी सब कुछ बर्बाद हो गया। अब सोचिए कि पूरा देश और उस देश के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा देश एक तरीके से बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों ये सिविल वॉर बहुत ही भयानक स्थिति होती है। फिर क्या होता है देखिए, तो आप लोगों ने ये देखा कि अभी बेल्जियम कंट्री में भी डिफरेंसेस थे और श्रीलंकन कंट्री में भी डिफरेंसेस थे, एथनिसिटी थी, ठीक है, अलग अलग भाषाओं पे अपने अलग अलग कम्युनिटीज डिवाइडेड थी। कितने सुंदर तरीके से बेल्जियम ने अपने देश को संभाला इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। पर श्रीलंका में इतने डिफरेंसेस थे, उसमें क्या गलती करी कि श्रीलंका में उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, पर बेल्जियम में दिए गए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखिए अगर आपके देश में डिफरेंसेस तो होंगे, पर अगर आप उन डिफरेंसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ देखिए, आउटकम इन बोथ दी कंट्रीज। अब उससे हम आउटकम क्या निकाल सकते हैं, वही मैंने आपको बताया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बेल्जियम को ये रियलाइज़ हो गया था कि जब तक हम हर एक कम्युनिटी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको इतनी इज्जत, मान सम्मान, उसको इतने राइट्स नहीं देंगे, तो ये बहुत गड़बड़ हो सकता है। उन्होंने राष्ट्र को अपने बचाने के लिए सबके राइट्स को इक्वली देखा, समझा, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे, सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इन दी म्यूचुअल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। फिर क्या हुआ, बट इन श्रीलंका में क्या हुआ था, वही सिन्हाला की मेजोरिटी थी, उन्होंने सारी सत्ता, सारी पावर, सारे राइट्स, अपने अधिकार अपने हिसाब से बना लिए थे, और जो लोग माइनॉरिटी में तो उनका ध्यान नहीं दिया, तो उनका सिविल वॉर का उनको टाइम देखना पड़ा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत ज़रूरी कंसेप्ट आता है और वो है आपका कि भैया प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजन। बच्चे इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही एकदम क्लियर, थोड़ा सा एक बारीक सी लाइन है, अदरवाइज ये दोनों सेम ही लगते हैं कि सर इसमें डिफरेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए प्रूडेंशियल रीजंस क्या लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। प्रूडेंशियल रीजन ये हो सकता है, जैसे हमारा देश इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है ना कि भाई अमीर गरीब, ठीक है, लड़का लड़की, हर तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक। हमारे इंडिया में हमको ये सारे डिफरेंसेस पता हैं। डिफरेंसेस पता होने के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि एक विमेन है, ठीक है, इंडिया में हम लोगों ने क्या किया हुआ है ना, विमेंस के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर रखी हैं हमारे जो वो होते हैं चुनाव, ठीक है, स्टेट्स असेंबली में, उसके बाद आपके लोकसभा वो असेंबली में, उसमें हमने अपनी सीटें रिजर्व कर रखी हैं। इंडिया में लड़कियों के लिए हमने स्पेशल सीटें रिजर्व करी हुई हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्रूडेंशियल रीजंस, मतलब हम लोगों ने ये देखा, परखा, जाना और समझा कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो मतलब हमको उनको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटी और देने चाहिए, इस वजह से हमने उनको सीटें रिजर्वेशन कर दिया था, ठीक। इसको आप प्रूडेंशियल रीजन कह सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया वैसे ही सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। फिर क्या हुआ यहाँ पे, मॉरल रीजन क्या हो सकता है। अब मॉरल रीजन का एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया में आप एग्जांपल लीजिए कि हम लोगों ने ना पावर का डिवीजन किया हुआ है। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है। हम लोगों ने पावर का बंटवारा इस तरह से किया हुआ है कि हर एक गवर्नमेंट के अपने हिसाब से पावर दे दी गई है और वो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकती हैं, काम कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लोगों को मिल करके भी काम करना होता है। तो ये मॉरल ग्राउंड्स पे लोगों को पावर देने की बात की जाती है, ठीक है। और यही चीज़ इसमें यहाँ पे कहा गया है कि इट डिफेंसेस द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। जिसकी जितनी कीमत होती है, जिसकी जितनी अहमियत होती है, हम ये कहेंगे अच्छे शब्दों में,
तो उसको हिसाब से पावर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके से स्पेशल पावर दिया जा रहा है उन लोगों को जिनकी शायद संख्या कम है और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करते हैं अंडर द प्रूडेंशियल ये रीजंस, जब आप किसी को पावर प्रोवाइड करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है किस तरह से देखिए हम लोग किन किन के बीच में पावर का डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि ये आप इसको यहाँ पे फोकस करिएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हमारे यहाँ पे ना ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में हम लोगों ने पावर डिवाइड कर रखी है। पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इन तीनों को हमने पैरेलल रखा है, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को तीनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस, एक वर्ड आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। चेक एंड बैलेंस मैंने शायद यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ये चेक एंड बैलेंस। तो होता क्या है देखिए, पूरी तरीके से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट किसी भी संस्था को नहीं बनाया, ना ही लेजिस्लेटिव को, ना ही एग्जीक्यूटिव को, ना ही जुडिशरी को, ये तीनों एक दूसरे पे निगरानी रखते हैं, एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। किसी को एकदम तरीके से, एकदम पूर्ण तरीके से हम लोगों ने इंडिपेंडेंट नहीं बनाया है, ठीक। एक तो ये फॉर्म ऑफ हम लोगों ने मतलब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कर दिया, ठीक है, पावर का हम लोगों ने बंटवारा कर दिया है। उसके बाद आता है कि ये अब आता है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब देखिए हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंटर में जैसा आपको पता है कि भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और स्टेट के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो हमारे स्टेट्स की अगर हम बात करें तो भाई जैसे कि सपोज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ और आपके ग्राम पंचायत, ये सारे लोग जो हैं लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। तो इन लोगों को भी हमने देखिए अपने तरफ से पावर इक्वली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये एक तरीके से मॉरल रीजन बेसिस पे हम लोगों ने उनको पावर डिवाइड की हुई है, ठीक है। और अपने अपने में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट इन्फ्लुएंस दोज इन दी पावर। अब ये क्या कह रहा है देखिए, हमारे यहाँ पे ना एक पार्टी तो है नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज हैं, और बहुत सारी पार्टीज का फ़ायदा होने से ये होता है कि लोगों के पास ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो लोग अपने हिसाब से अपनी पार्टीज़ के अपने नेता लोगों को चुनते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये नेता हो गए, प्लस वो नेता डिपेंड करेगा कि वो किस पॉलिटिकल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई फार्मर है। आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ अलग अलग लोगों के मुद्दे की बात करती हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो एक तरीके का ये भी पावर ऑफ शेयरिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर को डिवीजन कर रहे हैं। फिर अगला आता है, और ये हमारा लास्ट पावर ऑफ डिवीजन है, डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अच्छा, अब हम पावर का डिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुप और रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक। मतलब हमारे यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो है रिलीजन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। अब उनमें भी हम लोग पावर का डिवीजन करते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि भाई हिंदू की मेजोरिटी है अपने इंडिया में तो हमने उनको ज़्यादा पावर दे दी, और मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है या फिर बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, या जो जैनिज्म लोग हो गए उनके वो लोग अलग हो गए। तो हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हम लोगों ने इक्वल पावर डिवीजन किया हुआ है हर एक वर्ग के लोगों के लिए। अच्छा, इनमें भी जैसे मान लीजिए कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आदिवासी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। आदिवासी लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, ठीक है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल पाती हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए हुए हैं ताकि उनको भी ये महसूस ना हो कि उनको समाज से अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में भी पावर का डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका एक रिकैप था। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, और आपका कोई भी सवाल इस चैप्टर से जुड़ा होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।